Hello everyone. Why have you ever wondered why government introduce government budget? ये सिर्फ नंबर नहीं होता है. It is a plan to shape our future. So what is it? Let's discuss objective of budget and various deficit in budget. तो आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला वही आपकी स्टोरी एग्जांपल वाली क्लास. तो जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं पीडीएफ शेयर करता रहता हूं. तो देखिए, गवर्नमेंट जो बजट है उसके मेनली जो आपके एग्जाम्स में आने वाले ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हो गए? एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो ये आपके क्या है? 4 ऑब्जेक्टिव है बजट के जो एग्जाम में आते हैं और हर साल एक क्वेश्चन 3 नंबर का या 4 नंबर का इससे पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो चलिए पहले फंक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं, एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट. कि किस तरीके से फंड को बांटा जाता है, गवर्नमेंट के पास जो फंड है किस तरीके से गवर्नमेंट उसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज पर, अलग अलग प्रोग्राम्स पर बांटेगी. ठीक है, तो ये इस फंक्शन के अंदर, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर डिस्कस होता है. तो यहाँ पर आप एक पाई चार्ट के अंदर देख पा रहे होंगे कि जैसे गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च कर रही है, पेंशन पे खर्च कर रही है, सब्सिडी पे खर्च कर रही है या दूसरे किसी एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो उसको किसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं हम? एलोकेशन के अंदर. तो अब गवर्नमेंट जो है इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करती है और वो कौन कौन सा है? तो आप देखोगे, एक है सोशल वेलफेयर, एक सोशल वेलफेयर को अचीव कर रही है और दूसरा क्या है? और दूसरा है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों कि सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकती, वो गवर्नमेंट सेक्टर ही देगी. जैसे हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पार्क, रोड्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे रोड्स हो गए, पार्क हो गए, इन सब पे खर्च करती है, एक तरीके से प्रोड्यूस कर रही है. तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पब्लिक गुड्स. ठीक है, क्या कहलाते हैं? पब्लिक गुड्स कहलाते हैं. तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं ये क्या होते हैं? अवेलेबल टू ऑल. मतलब इसका जो बेनिफिट है वो सबको अवेलेबल होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा. तो अब क्योंकि ये सबको अवेलेबल है तो इसलिए ये पब्लिक गुड्स क्या हो गए? पब्लिक गुड्स नॉन रिवलरेस हो गए कि अगर एक को मिलेगा तो दूसरा विरोध करेगा, ऐसा नहीं है. दूसरा कि अगर एक ने पे किया है तो उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. जैसे पार्क है तो चाहे किसी ने पे किया हो ना किया हो, सब यूज करते हैं उसका. तो ये क्या हो गया? नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया. ठीक है, और क्योंकि पब्लिक जो गुड्स हैं जरूरी नहीं है कि सब पे करे, फ्री में भी इसका यूज करते हैं, तो दे आर कॉल्ड फ्री राइडर्स. ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस साल बोर्ड में क्वेश्चन आया था और सपोज कर लो कि किसी पर्सन ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और रेफरेंस बुक पढ़कर चला गया और हो सकता है कि ये वाला उसे आंसर ना पता हो, तो उसके मार्क्स अगर 99 भी आ रहे होंगे, 100 नहीं आ पाएंगे. तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस हमें सीबीएसई कब बता देती है? एमसीक्यू में बता देती है. अब दूसरा, इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करती है? टैक्स और कंसेशन देकर. ठीक है, टैक्स और कंसेशन देकर उसको इंक्रीज करती है. कैसे? देखिए, गवर्नमेंट जो है हैवी टैक्स लगाएगी किसके ऊपर? जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है. तो आप देखोगे
जैसे लीकर मतलब शराब, आप देखोगे टोबैको, ये सब। वहीं गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज वगैरह देकर प्रोडक्शन एक्टिविटीज को या इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट के थ्रू सोशल वेलफेयर और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को इंपैक्ट करती है। इसी को अगर आप फॉर्मल तरीके से लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी लिखा हुआ है आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी बच्चे हमारे उन्हें पता हो। तो देखिए यहां पर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म, मतलब प्राइवेट सेक्टर। एग्जांपल ऑफ सच गुड्स आर नेशनल डिफेंस, roads, government administration, etc. If we consider a public park, ठीक है, तो इसके बेनिफिट सबको ही क्या है, अवेलेबल है। एक पर्सन का जो कंजम्पशन है वो दूसरे के कंजम्पशन को इंपैक्ट नहीं करेगा, और ये क्या हो गया फिर, नॉन रिवलरस हो गया। इसका बेनिफिट सबको अवेलेबल है, इसलिए ये नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया। और जो पे नहीं कर सकते वो भी यूज करते हैं, इसलिए फ्री राइडर्स हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव पर। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोग देख पा रहे हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो यहां पर अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हो तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट बजट का पार्ट जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग प्रोग्राम्स वगैरह पे होता है। तो एक सरकार के पास जो इनकम है, सरकार बजट के थ्रू ये देखती है कि किसको कितना बेनिफिट मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना देंगे हम, एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, तो वो इनकम में से ही तो खर्च होगा ना। ठीक है, किससे होगा, इनकम में से ही खर्च होगा। और इनकम मतलब क्या, नेशनल इनकम। ठीक है, अब ये जो नेशनल इनकम है, इसमें एक प्राइवेट इनकम हो सकता है और एक पब्लिक इनकम हो सकता है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट इनकम किसके पास गया, हाउस होल्ड एंड फॉर्म के पास गया। ठीक है, अब आप देखोगे कि हाउस होल्ड के पास जो इनकम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम बोलते हैं। और हाउस होल्ड के पास वो इनकम, पर्सनल इनकम का वो पार्ट जो टैक्स देने के बाद बचता है, जिसे वो खर्च कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल इनकम में से टैक्स वगैरह डिडक्ट करने के बाद जो हमारे पास बचा वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, और उसको हम डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम पब्लिक इनकम की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स के, आप देखते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। जैसे पिछले जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पार्क हो गई, उसके बाद डिफेंस पे खर्च हो गया, रोड्स पे खर्च होगी, वो सारे। बात समझ आ गई। तो अपने इनकम को किस तरीके से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करे, वो गवर्नमेंट बजट के थ्रू होता है। देखते हैं इसको आगे। तो देखिए, द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री गोज टू आइदर द प्राइवेट सेक्टर, दैट इज फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड नोन एज प्राइवेट इनकम, और द गवर्नमेंट नोन एज पब्लिक इनकम। आउट ऑफ, मतलब ये जो प्राइवेट इनकम है, what finally reaches the household is known as personal income, and the amount that can be spent, जो खर्च कर सकते हैं, खर्च कब करेंगे, जब हम गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देकर जो हमारे पास बचेगा वो क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। द गवर्नमेंट सेक्टर अफेक्ट्स द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मैंने अभी बताया कि टैक्स देने के बाद, तो टैक्स को बढ़ा के और घटा के गवर्नमेंट इसको इंपैक्ट कर सकती है। हाउसहोल्ड बाय मेकिंग ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है, ये वन साइडेड होता है, जिससे गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होता, बट गवर्नमेंट करती है, जैसे पेंशन, सब्सिडीज, ये सारी होगी। एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो अभी मैंने बताया कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कैसे इंपैक्ट करेगी, टैक्स बढ़ाकर।
जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी गवर्नमेंट के पास ज्यादा आएगा, लोगों के पास कम बचेगा। पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे दे तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो through this that the government can change the distribution of income and bring about a distribution that is considered fair by society। ठीक है, तो आपसे इतनी बातें बिल्कुल समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो देखिए स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि जो उथल पुथल हो रही है ना, ठीक है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। तो हम देखते हैं कि हमारे यहां पर क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है, रिसेशन जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये सब कुछ क्या है, ये इनस्टेबलाइजेशन है। तो गवर्नमेंट इनको क्या करती है, बजट के थ्रू स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि डिमांड इज मोर देन टू सप्लाई। अगर डिमांड सप्लाई से क्या हो, ज्यादा हो, तो इससे मार्केट में प्राइस बढ़ेगा और ऐसे ही चलता रहा तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू कैसे कंट्रोल करेगी, ये एक वर्ड ध्यान रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे कंट्रोल करेगी। तो गवर्नमेंट क्या है कि टैक्स रेट को बढ़ा देगी, सब्सिडीज को कम कर सकती है, इंप्लॉयमेंट को कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। देखो टैक्स बढ़ाने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, सब्सिडी कम करने से लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, इंप्लॉयमेंट कट कर दिए, परचेजिंग पावर कम हो गई, तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा। अब इसी का अपोजिट सिचुएशन होता है डिफ्लेशन। तो इन्हीं सारी चीजों में अगर हम अपोजिट कर दें तो डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और रिसेशन का मतलब होता है मंदी। तो मंदी क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो स्लो हो गई है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर फास्ट करना है तो हमें इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो होप सो कि इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे और इसको आगे देख सकते हो आप। देखिए जो आपके काम की चीज है उसको समझना। देयर मे बी टाइम्स व्हेन डिमांड एक्सीड्स अवेलेबल आउटपुट अंडर कंडीशन ऑफ हाई इंप्लॉयमेंट। मतलब बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट है, तो जब ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगा तो उससे परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगा, और सप्लाई पीछे से कम हो तो इन्फ्लेशन होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है। ठीक है, उसको करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा, डिमांड को रिड्यूस करना पड़ेगा। और डिमांड रिड्यूस कैसे होगा, टैक्स बढ़ाकर, सब्सिडी कम करके, या तीसरी बात मैंने क्या बताया आपको, यहां पर आप लोग देख सकते हो, इंप्लॉयमेंट कम करके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो देश के अंदर जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, सरकार बजट के थ्रू उसको क्या करती है, कम करती है। तो कैसे कम करेगी, तो सरकार टैक्स पॉलिसी के थ्रू टैक्स को बढ़ा देगी और सब्सिडीज को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो इससे जो गैप है वो गैप क्या होगा, रिड्यूस होगा। गैप मतलब आपको पता है कि मान लो कोई अरबपति बंदा है और कोई लखपति बंदा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों बराबर हो जाएंगे। परचेजिंग पावर के रिस्पेक्ट में कि ये गरीब लोग भी उस चीज को खरीद पाए, गवर्नमेंट ऐसा करती है। ठीक है, आपने देखा कि जो बीपीएल फैमिलीज थी, गवर्नमेंट ने उन्हें फ्री एलपीजी कनेक्शन अवेलेबल कराया, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फ्री एलपीजी कनेक्शन अवेलेबल कराए। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग भी एलपीजी को यूज कर पाए, कि जो थोड़े से दूसरे लोग यूज कर पा रहे, ये भी लोग यूज कर पा रहे, तो इससे क्या हुई, इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो देश के अंदर जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, सरकार बजट के थ्रू उसको क्या करती है, कम करती है। तो कैसे कम करेगी,
इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हमने पढ़ा है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसी की टोटल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि जीडीपी में राइज हो। तो अगर इन सेक्टर में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसके थ्रू ये सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जीडीपी ग्रोथ होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसके अलावा बजट के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को मैनेज भी करती है। जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो, चैप्टर 3 पढ़ते हो, एलपीजी रिफॉर्म्स वाला टॉपिक पढ़ते हो, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ऐसे पब्लिक सेक्टर जो घाटे में चल रहे हैं, ठीक है, और जिनके प्रॉफिट में आने के कोई चांसेस नहीं है, गवर्नमेंट ने उनको बेचा और उन पब्लिक सेक्टर्स पे लगाए जिससे वो प्रॉफिट में चल सके। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है, गवर्नमेंट इस इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इफिशियंसी को बढ़ाती है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को। तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट करती है कौन? गवर्नमेंट। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। अब हम लोग डेफिसिट पर बात कर लेते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सारे डेफिसिट है। अब देखिए बैलेंस बजट की अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस बजट का मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों बराबर। यहां पर आप देख सकते हो, अ गवर्नमेंट बजट इज assumed to be balanced if the expected expenditure is equal to anticipated receipt। दोनों बराबर हो जाए। फिस्कल ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर। अब सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट किसको बताता है? अनइक्वल बजट को बताता है। तो सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट कब होता है? कि जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो। तो जब गवर्नमेंट की टोटल इनकम जो है टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो तो उसे सरप्लस बजट बोलते हैं। ठीक है, और जब गवर्नमेंट की टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर से कम हो, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम कम हो, तो दैट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से बजट के अंदर डेफिसिट होते हैं उसको हम लोग यहां पर, चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की। तो देखिए गवर्नमेंट के इनकम का टोटल पार्ट क्या होता है? एक रेवेन्यू इनकम होती है और एक कैपिटल इनकम होती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का क्या होता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड हो गया है, ज्यादा हो गया है रेवेन्यू इनकम से, तो उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट यहां पर देख पा रहे हो, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन टाइप लिखी हुई है। एक और तरीका है जिससे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अगर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, ये चीजें समझ जाएगी। उसके बाद यहां पर आ गया कैपिटल डेफिसिट। तो देखिए कैपिटल डेफिसिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल इनकम से ज्यादा हो जाए तो उसे कैपिटल डेफिसिट बोलते हैं। और कैपिटल डेफिसिट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और ये डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। तो देखिए कैपिटल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ये पुराने कंसेप्ट थे। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट ये नए कंसेप्ट है, और इसके थ्रू गवर्नमेंट की क्या बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है उसका पता चलता है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड हो जाए टोटल इनकम में से, इनकम में बोरोइंग्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब इसके कैसे कैसे तरीके हैं उसको आप ध्यान से समझ लो। जिसे मैं स्टार मार्क लगाऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उससे, मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। उसके बाद एक ये वाला पार्ट आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है,
ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एज रिसीव्ड। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीजें आप यहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब यहां पर एक और भी है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू माइनस नॉन टैक्स रेवेन्यू माइनस रिकवरी ऑफ लोन माइनस डिस्ट्रीब्यूशन। ये करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या है, इसको याद रखिएगा कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग्स के इक्वल माना जाता है। अब नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट। तो देखिए क्या है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि जब हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं देन वी गेट प्राइमरी डेफिसिट। तो देखिए प्राइमरी डेफिसिट is defined as fiscal deficit minus interest payment on previous borrowings. So primary deficit shows the borrowing requirement of the government. Gross primary deficit क्या है, तो fiscal deficit minus interest payment, ठीक है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, तो इतना याद रखिएगा। यहां पर हमारा बजट वाला टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। और जो अगली क्लास होगी उसमें इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, कुछ एमसीक्यूज लेकर आऊंगा हर चैप्टर्स के। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।